एक लड़की को देखा तो। एपिसोड 22। कौन है वो? मनीषा ने कामनी से कहा कि अनिका का पीछा करे। अगर अनिका ने अपना इरादा बदल दिया तो उसे तुरंत फ़ोन करे। यहाँ अनिका आर्यन को लेकर वापस टैक्सी में बैठने लगी। तभी आर्यन ने जिद की कि वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर ही बैठेगा। अनिका के लिए रिया की ऐसी जिद बहुत ही आम बात थी। उसने आर्यन को टैक्सी की आगे वाली सीट पर बैठाकर खुद बैक सीट पर ही बैठ गई। टैक्सी के चलते ही कामनी भी अपनी गाड़ी में अनिका की टैक्सी का पीछा करने लगी। आर्यन जानता था कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, वरना अनिका उसे होटल छोड़ने के बाद कामनी के साथ घर जाकर एग्रीमेंट पर साइन कर देगी। आर्यन ने अपनी जेब में सनी का दिया हुआ फ़ोन रखा था। उसने चुपके से वो फ़ोन निकाल लिया और रिया को मैसेज किया, हमें जल्दी किसी अननोन ईमेल एड्रेस से मम्मी को ईमेल भेजना होगा। क्या ये काम तुमसे हो सकता है? आर्यन ने मुड़कर पीछे देखा। अनिका खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी आर्यन के फ़ोन पर रिया का मैसेज आया, मेरी गेमिंग की दुनिया में मैं काफ़ी हैकर्स को जानती हूँ जो मेरे फैंस हैं। तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर मेल में लिखना क्या है? आर्यन चुपके से रिया को एक मैसेज टाइप करने लगा। पीछे बैठी अनिका को लग रहा था कि रोज़ की तरह रिया अपने मोबाइल में गेम खेल रही है। उसके मन में इस वक्त सिर्फ 2 सवाल चल रहे थे। वहीं कहीं कामनी के नाम करने के बाद भी अगर उन लोगों ने उसके बेटे को नहीं दिया तो। और बचपन से लेकर आज तक मनीषा और कामनी ने अनिका के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था। उन्हें देखते हुए उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। और दूसरा सवाल ये था कि आखिर उस छोटी सी फार्मा कंपनी में ऐसा क्या था जो गुलेरिया और डोगरा खानदान किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। अनिका को एक बात का विश्वास हो गया कि ज़रूर उस कंपनी में ऐसा कोई राज छिपा है जो जानने उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी मोबाइल की फ्लैश होती हुई स्क्रीन पर पड़ी। उसके नोटिफिकेशन में किसी अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया था। उसने जब मेल खोला तो मैसेज में पढ़कर हैरान हो गई। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम एग्रीमेंट साइन मत करना। मैसेज पढ़ते ही तुरंत अनिका ने उसी ईमेल एड्रेस पर फिर से मैसेज भेजने की कोशिश की, मगर किसी वजह से उसका मेल उस एड्रेस पर डिलीवर नहीं हो पा रहा था। इस बात से अनिका बहुत हैरान हुई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मेल किसका हो सकता है और वो इंसान को कैसे कांटेक्ट करे। टैक्सी होटल पैराडाइज के गेट में एंटर हुई। कामनी भी अनिका का पीछा करते हुए अपनी कार में होटल पैराडाइज के अंदर चली गई। गेट पर पहुंचते ही आर्यन टैक्सी से उतर गया। आर्यन ने जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। उसे पता था कि होटल में काफ़ी स्टाफ मेंबर्स उसे पहचानते थे। अनिका अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि टैक्सी होटल में पहुंच चुकी थी। एक गेट कीपर ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और अनिका से कहा, वेलकम टू होटल पैराडाइज। बाहर खड़े आर्यन ने भी प्यार से कहा, मॉम हम पहुंच गए, बाहर आ जाओ। अनिका को अचानक एहसास हुआ कि वो होटल पहुंच चुकी थी। अनिका इस वक्त बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में थी। उसे इस बात का पता नहीं चल रहा था कि उसे मनीषा की बात मानकर फार्मा कंपनी कामनी के नाम कर देनी चाहिए या उस अननोन ईमेल के अगले मेल का इंतज़ार करना चाहिए। आखिर वो भरोसा करती तो किस पर करती? आर्यन ने बड़ी इनोसेंटली अनिका से पूछा, मॉम क्या तुम वापस जाकर एग्रीमेंट साइन करने वाली हो? अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद आर्यन की आंखों में आंखें डालकर, नहीं मम्मा कहीं नहीं जा रही। अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर होटल के अंदर जाने में लगी। ठीक होटल के दरवाजे पर कामनी ने उसका रास्ता रोक लिया। कामनी की आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। कामनी ने अनिका से पूछा, क्या तुम पेपर साइन करने के लिए घर नहीं आ रही हो? अनिका रास्ता बदलकर लॉबी में आगे चलने लगी। कामनी उसका पीछा करने लगी। इस बार कामनी ने आवाज़ बढ़ाकर अनिका से पूछा, तुमने मम्मी को कहा था कि तुम घर पर आ रही हो एग्रीमेंट साइन करने, तुम अपनी ज़बान से कैसे बदल सकती हो? इस बात का अनिका ने करारा जवाब दिया, क्या भरोसा है कि तुम लोग भी अपनी ज़बान से नहीं बदलोगे? अगर मैं वो कंपनी तुम्हारे नाम कर दूँ और उसके बाद तुम मुझे मेरे बेटे को न बताओ तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत हो। यह कहकर अनिका ने लिफ्ट का बटन दबा दिया और लिफ्ट के आने का इंतज़ार करने लगी। कामनी लॉबी में खड़ी हुई मनीषा को फ़ोन लगा रही थी। अनिका आर्यन के साथ लिफ्ट के अंदर गई। दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने कामनी से कहा, अगर तुम कंपनी चाहती तो पहले मेरे बेटे को मेरे सामने लाओ। अगर मुझे मेरा बेटा मिल गया उसी वक्त मैं कंपनी तुम्हारे हाथ नाम कर दूँगी। बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि होटल की लॉबी में शोर मचना शुरू हो गया था। सारे लोग एक और दौड़ने लगे। एक तकरीबन 50 साल का आदमी अचानक ज़मीन पर गिर गया था। सब चिल्ला रहे थे, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। अनिका ने आर्यन की ओर देखा और कहा, रिया तुम अपने कमरे में जाओ,
मैं भी अभी आती हूँ। अनिका यह कहकर लिफ्ट के बाहर निकल गई। उधर रूम में रिया अपनी फेवरेट बार्बी डॉल के बाल बना रही थी। रोहित सोफा पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रिया बार बार अपनी बार्बी डॉल के बाल बना बनाकर अलग अलग हेयर स्टाइल रोहित को दिखाती। रोहित लगभग हर बार बिना देखे कहते, वेरी नाइस। बार्बी डॉल के बॉक्स के साथ एक बड़ी सी किट भी दी गई थी। बार्बी के कई सारे ड्रेसेस, उसके नेकलेस, उसकी ज्वेलरी और उसके जूते। रिया कभी उसका ड्रेस बदलती तो कभी उसकी ज्वेलरी, कभी उसके सैंडल बदलती तो कभी उसकी नेल पेंट। हर बार अपनी बार्बी को सजाकर वो रोहित को अप्रूवल जरूर लेती। रोहित बिना बार्बी को देखे हर लुक की तारीफ कर देता। थोड़ी देर बाद जब रोहित लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था, रिया ने पूछा, रिया हाउ इज सी लुकिंग डैड? फिर से बिना रोहित देखे रोहित ने कहा दिया, ग्रेट। फिर 3 सेकंड बाद रिया ने फिर से वही सवाल पूछा, हाउ इज दिस लुकिंग डैड? रोहित ने फिर से जवाब दिया, ग्रेट। अचानक रिया ने रोहित का लैपटॉप बंद कर दिया और रोहित से कहा, डैड आप एट लीस्ट एक बार मेरी डॉल को देख तो लेते हैं। आप कब से बिना देखे हर लुक को ग्रेट ग्रेट कहे जा रहे हो? हाउ मीन ऑफ यू डैड? जब रोहित ने रिया को देखा तो रिया के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। उसकी आंखें गुस्से में थीं और उसके गाल लाल हो चुके थे। उसे देखकर एक पल के लिए रोहित को लगा कि बार्बी डॉल से ज़्यादा खूबसूरत तो उसका अपना बेटा आर्यन लग रहा था। रोहित को हमेशा से चाहिए था कि आर्यन भी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बच्चा बने, जो कि इस वक्त रिया थी। रोहित को बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो उसके बेटे का बर्ताव, उसकी बदली हुई पसंद। रिया के सर पर हाथ फिरते रोहित ने कहा, सॉरी आर्यन बेटा, डैड को अभी एक ज़रूरी काम करना है। तुम्हारे साथ बाद में खेलूँगा, आई प्रॉमिस। और हाँ, तुम्हारी डॉल सच में बहुत खूबसूरत है, मगर तुमसे थोड़ी कम। ये बात सुनकर रिया खुश हो गई। रिया एक समझदार बच्ची थी कि वो जानती थी कि जब बड़े काम कर रहे हों तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसने रोहित से कहा, ओके डैड, आई वांट डिस्टर्ब यू फॉर सम टाइम। मैं अपनी डॉल के साथ अपने बेडरूम में खेलूँगा। रिया अपनी बार्बी डॉल और उसकी किट लेकर अपने कमरे में गई। रोहित शौक होकर रिया को जाते हुए देखने लगा। तभी डोरबेल बजी। रोहित ने दरवाज़ा खोला तो सनी हाँफता हुआ दरवाजे से अंदर आया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 24 फ्लोर्स सीढ़ियाँ चढ़कर आया हो। वो हाँफता हुआ डाइनिंग टेबल के पास गया, जग में से सीधा मुंह लगाकर पानी पीने लगा। रोहित ने उससे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठाया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो किया? सनी हाँफते हुए रोहित के साथ बात करने लगा और बोला, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। नाम अनिका गुलेरिया। बचपन में वो काफ़ी मोटी थी। 6 साल पहले कुणाल डोगरा के साथ उनकी शादी भी हुई थी। शादी के दूसरे दिन पता चला कि अनिका किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। डोगरा खानदान को उस पर बहुत गुस्सा आ गया। अनिका ने एक बच्ची को जन्म दिया और फिर वो उसके पापा गौतम गुलेरिया ने उसे कहीं भेज दिया। ये सारी बातें लगभग 6 साल पहले की हैं। अब उन साल के दरमियान अनिका ने क्या किया, कहाँ रही, किसके साथ रही, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। वो मोटी और बदसूरत अनिका कैसे एक खूबसूरत और स्टाइलिश औरत बन गई, इसकी जानकारी नहीं मिली। ये सारी बातें सुनकर रोहित एक गहरी सोच में पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जितना ज़्यादा वो अनिका के बारे में जानने की कोशिश करता, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अनिका को समझना आखिर थी कौन वो और उसका मकसद क्या था। आर्यन पर होने वाला अनिका का प्रभाव अच्छा बुरा ये भी कहना मुश्किल था। ये सोचते हुए रोहित का ध्यान अचानक उसके कमरे में लगे सिक्योरिटी मॉनिटर पर गया। उसने देखा कि होटल की लॉबी में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके आसपास काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। होटल पैराडाइज में जितने भी गेस्ट आते थे सारे हाई प्रोफाइल लोग थे। किसी भी तरह का एक्सीडेंट, लापरवाही होटल मैनेजमेंट की रेपुटेशन को खतरे में डाल सकता था। होटल पैराडाइज लॉबी। होटल लॉबी के ठीक बीचों बीच एक 50 साल के करीब बुढ़े का आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसके हाथ पाँव में कोई मूवमेंट नहीं थी, सांसें रुक चुकी थी। उसके पास ही बैठी उसकी वाइफ जोर जोर से मदद के लिए बुला रही थी। हस्बैंड वाइफ के पहनावे से साफ पता चलता था कि दोनों काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग थे। लोगों की भीड़ों में से जाकर भी जगह बनाकर कामनी बीच में आई और सबसे कहा, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, लेट मी हैंडल इट।
कामनी ने उस आदमी की नब्ज चेक की। उसकी पल्स बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी, अब किसी भी वक्त बंद हो सकती थी। कामनी ने उस आदमी को CPR देना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथ पेशेंट के सीने पर रखकर वो कंप्रेशन देने लगी। बार बार झटके देने के बावजूद पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कामनी ने झटकों की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कुछ देर और ट्राई करने पर भी पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कामनी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी उस आदमी को बचाने के लिए। उस आदमी को अचानक बचाना उसका काम ही नहीं बल्कि एक मकसद था कि अगर उसने ऐसे किसी हाई प्रोफाइल आदमी की जान बचा ली तो कल सुबह वो एक इंटरनेट सेंसेशन होगी। तभी अचानक अनिका कामनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका ने पेशेंट के चेस्ट को अपने हाथों से 1-2 बार कंप्रेशन देने की कोशिश की। उसे पेशेंट की छाती में पानी का दबाव महसूस हुआ। तभी उसने कामनी को CPR देने से रोक दिया। इस बात पर कामनी सबके सामने चिल्लाने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? किसी की जान खतरे में है। एक डॉक्टर को उसका काम करने से मत रोको। अनिका ने कामनी से कहा, CPR इन पर काम नहीं करेगा। कामनी के पास ये मौका था कि अनिका को सबके सामने नीचा दिखाने का। कामनी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया, लड़की एक स्कूल ड्रॉप आउट है, मेडिकल साइंस के बारे में इसे कुछ नहीं पता। आप लोग मिलकर इसे यहाँ से हटा दीजिए, ये मुझे अपना काम करने नहीं दे रही है। जैसे ही पेशेंट की वाइफ ने कामनी की बात सुनी, उसने अनिका से कहा, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो दूर हो रहो मेरे पति से, इस लड़की को उसका काम करने दो। उस वक्त अनिका किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो दौड़कर रिसेप्शन के पास गई, वहाँ से फर्स्ट एड किट लेकर आई। अनिका एक बात समझ चुकी थी कि उसे जो कुछ करना था बहुत जल्दी करना था, ना तो पेशेंट पे इस वक्त CPR काम करेगा और जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुके। पेशेंट के पास आकर अनिका ने कामनी को धकेल दिया। फर्स्ट एड किट में से उसने एक नाइफ निकाला, कुछ कॉटन निकाले और अल्कोहल के से सारे इक्विपमेंट्स पे स्टेरिलाइज कर दिए। कामनी लोगों से अपील करने लगी, प्लीज़ रोको इसे, पैसे वालों को देखकर उन्हें इम्प्रेस करके पैसा बनाना चाहती है। मैं एक अंडर स्टडी डॉक्टर हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ लोगों ने अनिका को पेशेंट के पास से हटाने की भी कोशिश की। अनिका ने किसी की भी नहीं सुनी। वो जानती थी कि इस वक्त पेशेंट पर सर्जरी करना है कितना ज़रूरी था। उसने पेशेंट के शर्ट के सारे बटन खोले और उसे हाथों से छाती पर धीरे धीरे दबाव बनाने लगी। जहाँ उसे सबसे ज़्यादा पानी का दबाव महसूस हुआ, वहाँ उसने एक झटके से सर्जिकल नाइफ से कट कर दिया और पेशेंट के फेफड़ों में छुरी उतार दी। पेशेंट की छाती से खून बहने लगा। खून देखकर आसपास के लोग डर गए। पेशेंट की वाइफ चिल्लाने लगी, ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया तुमने मेरे हस्बैंड को, यू किल्ड माई हस्बैंड। कामनी ने मौका देखते कहना शुरू कर दिया, कॉल द पुलिस, इस औरत को अरेस्ट करो, सिक्योरिटी सारे गेट बंद कर दो, कहीं भाग न पाए। होटल के कुछ गार्ड ने अनिका को घेर लिया। अनिका ने उनसे कहा, प्लीज़ आप लोग दूर हटिए, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कामनी ने लोगों को के खिलाफ भड़काते हुए कहा, अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुमने हमेशा के लिए उनकी सांसें बंद कर दी। जैसे ही कामनी ने यह कहा, नीचे लेटे आदमी की छाती एक झटके से उछली और वो आदमी तेज़ सांस लेने लगा।